नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या रहेगा, आपको शायद इस चित्र से समझ में आ गया होगा कि आज जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं की। अटलांटिक महासागर की धाराएं आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस मैप को मेरा पहले लिखा हुआ लगाने का मतलब केवल इतना ही है कि आप इसको कंपेयर कर सके। जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए और अभी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। धाराएं जो टॉपिक होता है वो बहुत ही आसान टॉपिक होता है, शायद इससे आसान कोई टॉपिक होता ही नहीं है। तो आप बड़े आराम से जुड़िए और आज की क्लास को पढ़िए। सबसे पहली बात देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास में भी, ये आपकी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। इसके दोनों ओर जो पवन चलती हैं वो चलती हैं व्यापारिक। दोनों ओर पवन कौन सी चलती हैं? व्यापारिक। और फिर आपकी पवन कौन सी चलती है? पछुआ। तो आप लोग एक चीज देखोगे, ये धारा भी कैसे चलती है? पश्चिम। ये धारा भी कैसे चल रही है? पश्चिम। ये धारा देखो इधर कौन सी चल रही है? पूर्व। इधर ये धाराएं ऐसे चल रही हैं। जैसे ये धारा इधर जाएंगी सब इधर चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि धाराएं जो होती हैं वो पवनों के अनुसार चलती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा के ऊपर वाली और आगे 40 से 60 के बीच वाली। ये जो धारा है ये इधर मुड़ी, ये इधर मुड़ी, ये मुड़ेगी कोरियालिस बल के कारण। और कोरियालिस बल के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में आपके मुड़ेंगी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में आपके धारा मुड़ेंगी बाईं ओर। देख लो आप, बाईं ओर, फिर ये बाईं ओर, ये चक्कर बन गया। इस चक्कर को हम क्या कहते हैं? गायर। चक्कर को हम क्या कहते हैं? गायर कहते हैं। हाँ भाई सॉरी, एक बार एक कोई जरूरी कॉल आ गया था। हाँ, अब हम बात कर रहे थे धाराओं की। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो धारा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? विषुवत रेखा के दोनों ओर धाराएं मिलेंगी आपको। और विषुवत रेखा के इधर धारा मिलेगी एक और इधर धारा मिलेगी दूसरी। इसका नाम होगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। और इसका नाम होगा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ये दोनों ऐसे चलेंगे। फिर उत्तर वाली मुड़ेगी
दाईं ओर, मुड़ी गई दाईं ओर। देखो ध्यान से देखना, आगे द्वीप आ गया, एक भाग इसका इधर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाएगा, और जो मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करेगा उसका नाम होगा फ्लोरिडा धारा। क्या नाम होगा? फ्लोरिडा धारा। और एक भाग इसका इधर से चलेगा पूर्वी द्वीप समूह के पूर्व से, और इस धारा का नाम होगा एंटी लीज धारा। इसका नाम होगा एंटी लीज धारा। ये दोनों यहां आके आपस में क्या हो जाएंगी? दोनों आपस में आके मिल जाएंगी, दोनों आपस में आके मिल जाएंगी, और फिर ये धारा आपकी इधर चलेंगी। ठीक है, ये दोनों धाराएं जो है वो आपस में मिल जाएंगी, और जैसे ये बाहर निकलेंगी तब इसका नाम होगा गल्फ स्ट्रीम धारा। इसका नाम गल्फ स्ट्रीम क्यों हुआ? क्योंकि ये मैक्सिको की खाड़ी जो है इसको आप क्या कहोगे? गल्फ। और स्ट्रीम का मतलब होता है बड़ी धारा, तो इससे ये पानी जैसे निकलता है इसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम धारा। और ये आपकी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बहेगी। जैसे 40 डिग्री तक चली जाएगी पछुआ पवन आ जाएगी, और ये धारा आपकी इधर चली जाएगी पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर। इसका नाम हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और इसी का एक भाग आपके ये यहां तक आ जाएगा। ये नॉर्वे तट पे बहेगी, इसलिए इसका नाम होगा नॉर्वे धारा। और एक धारा आपकी इधर आ जाएगी ये वाली, इसका नाम होगा कनारी धारा। कनारी द्वीप के पास से बहेगी। अब देखो इस लैब्राडोर सागर से जो धारा आएगी उसका लैब्राडोर धारा, और ग्रीनलैंड के पूर्व से जो धारा आएगी उसका नाम होगा पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। वहां प्रशांत में इसका नाम था आखोटस्क धारा, इसका नाम था आयोसियो धारा, इसका नाम था अलास्का धारा, ये आप सेम चेंज कर सकते हो। इसका नाम था क्यूरोसियो धारा, ये क्यूरोसियो धारा रही। तो यहां इसका नाम होगा गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी विश्वोत्तरीय की धारा तो वहां पे भी सेम थी, यहां पे भी सेम। अब आप नीचे देखो, ये नीचे मुड़ेगी, जैसे मुड़ी ब्राजील तट पे बहेगी ब्राजील धारा, नीचे से फोकलैंड धारा आई, और फिर ये जल पछुआ पवनों के प्रभाव में आके पश्चिम से पूर्व चलेगा, और ये कोरियालिस बल के कारण पानी ऊपर चला जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा बेंगुला धारा। बेंगुला धारा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई कहीं समस्यात्मक विषय है ही नहीं। आप सीधा सीधा समझे, विषुवत रेखा के उत्तर में व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पानी पूर्व से पश्चिम आगे बढ़ता है, पूर्वी द्वीप समूह के पास अमेरिका के तट से टकराता है, कुछ जल आपका युकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है जिसको फ्लोरिडा धारा कहते हैं, बाकी का जल पूर्वी द्वीप समूह के पूर्व से होके बहता है जिसको एंटीलीज धारा कहते हैं, दोनों धारा बाहर आके मिल जाती हैं जिसको गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं, पछुआ पवनों के प्रभाव में आके आगे बढ़ता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, नॉर्वे तट पे बहती है नॉर्वे धारा कहते हैं, नीचे कनारी द्वीप के पास से बहती है कनारी धारा कहते हैं, लैब्राडोर सागर से आती है लैब्राडोर धारा कहते हैं, ग्रीनलैंड के पूर्व से आती है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा कहते हैं। सेम नीचे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, नीचे मुड़ी ब्राजील तट पे ब्राजील धारा, फोकलैंड के तट पे फोकलैंड धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, इसका एक भाग कोरियालिस बल के कारण बाईं ओर मुड़ जाता है जिसको बेंगुला धारा कहते हैं। यहां आपकी प्रति विषुवत रेखीय धारा चलती है और ये गिन्नी की खाड़ी में आ जाती है, तब इसका नाम होता है गिन्नी धारा। सेम धाराएं हैं, कहीं सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, ये आपका 0 डिग्री। ओके, ये आप देखिए पहली धारा, इसका नाम होगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। फिर ये यहां से ये युकाटन चैनल से इसमें प्रवेश कर जाएगी यहां तक, ये आपकी 2 नंबर होगी फ्लोरिडा धारा। इसका नाम क्या होगा? फ्लोरिडा धारा। इसका नाम क्या होगा? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। यहां से आपकी एक धारा इधर आएगी, इसका नाम होगा एंटी
लीज धारा, एंटी लीज धारा। ये दोनों धारा जब बाहर निकलेंगी तो बड़ी धारा बन जाएगी और इसका नाम होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम नाम होगा। ये पछवा पवनों के प्रभाव में आके इधर चलेगी और इसका नाम होगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और यहां से एक जो है वो धारा इधर चली जाएगी, ये नॉर्वे तट पे जाएगी, इसलिए इसका नाम होगा नॉर्वे धारा। लैब्राडोर सागर से आएगी लैब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड से आएगी पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। हो गई बात। इधर से आपकी एक धारा और आएगी, ये कनारी धारा। सेम दक्षिणी विषुवत धारा, ब्राजील तट पे भी ब्राजील धारा, फोकलैंड पास से आई फोकलैंड धारा, पश्चिम से पूर्व भी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये क्या हो जाएगा? ब्राजील धारा। ब्राजील धारा। ये आपकी क्या हो जाएगी? फोकलैंड धारा। फोकलैंड धारा। इधर से एक जल आपका इधर चला जाएगा, नाम होगा बेंगुला धारा। बेंगुला धारा नाम होगा। ओके। और यहां एक प्रति विषुवत रेखीय धारा बहेगी जो गिन्नी की खाड़ी में आ जाएगी। बस ये आपकी धाराएं हैं, कोई ज्यादा जोर वाली बात है नहीं। चलो शुरू करें। सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तरी अटलांटिक की धाराएं। उत्तरी अटलांटिक की धाराएं। सबसे पहली धारा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। प्रशांत महासागर पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं है इस बात में कोई जोर आने वाली बात है भी क्या। व्यापारिक पवनों और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट तक जल पूर्व से पश्चिम बहता है, जिसका नाम होता है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच अफ्रीका के पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से ब्राजील तट तक बहने वाली गर्म जल धारा, गर्म जल धारा उत्पत्ति किससे होती है? 2 चीजों से, व्यापारिक पवन व पृथ्वी के घूर्णन से। दोनों चीजों का इसके ऊपर प्रभाव होता है। याद रखना, विषुवत रेखा पे इस धारा का जल खारा होता है। जहां से चलती है वहां डेजर्ट होता है, तो वहां लवणता ज्यादा होती है, तो ये जल खारा लेके आती है। ओके। 2 नंबर हम बात करें एंटीलीज धारा। एंटीलीज धारा कोई बात नहीं, वैसे 2 नंबर हमने इसको लिख रखा था, एंटीलीज ये 3 नंबर कर लेंगे। एंटीलीज धारा गर्म जल धारा जो पश्चिमी द्वीप समूह के, पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी तट से बहती है। बस इतनी बात है, पूर्वी तट से बहती है, ये वाली एंटीलीज धारा होती है। ओके। अब हम अगली बात पे चलें। हाँ, अगली बात पे चलेंगे।
अब ये आपको पता है कौन सी धारा है हमारी, ये वाली थी। ये हमारी उत्तरी विषुवत धारा थी, ये एंटीलीज हो गई, और ये वाली फ्लोरिडा धारा हो गई। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो फ्लोरिडा धारा को पढ़ेंगे। बस कोई ज्यादा समस्यात्मक बात होती नहीं है। आप देखेंगे 3 नंबर फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा गर्म है, गर्म धारा विषुवत रेखा से चल के आएगी तो गर्म जल धारा होगी। ये बात तो आपको पता है। हाँ, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा का वह भाग, धारा का वह भाग जो मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है, फ्लोरिडा धारा कहलाता है। ठीक है भाई, गर्म जल धारा ये तो ऊपर हो ही गया। उसके बाद आपको अगली बात पता होनी चाहिए, 30 डिग्री उत्तर पर फ्लोरिडा धारा व एंटीलीज धारा, एंटीलीज धारा आपस में मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ये बाहर आते ही आपस में मिल जाती हैं और मिलके ये आपकी कौन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा बनाएंगी। जैसे जैसे आगे जाएगा तट से दूर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लैब्राडोर धारा में जो ठंडा पानी आता है वो इसके तट के पास पास आ जाता है थोड़ा सा, तो ये तट से दीवार हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अमेरिका के बीच में यहां ठंडे जल की दीवाल पाई जाती है, ठंडे जल की दीवाल पाई जाती है, दीवार को ही कह देते हैं ज्योग्राफी में। हाँ, अब 4 नंबर आपकी आ गई गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम धारा। सबसे पहले तो आप इसकी 2 बात चुने। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज किसने की थी? पोन्स डी लियोन ने, पोन्स डी लियोन ने। अगली बात, विश्व की सबसे बड़ी धारा, बिल्कुल इसकी तुलना अमेजन नदी से की जाती है, अमेजन नदी से की जाती है। यह भी याद रखना, अमेजन नदी से की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी धारा है पोन्स डी लियोन। अब आप देखें ये बनती कैसे, ये 3 चीजों से बनती है। फ्लोरिडा धारा का पानी आ जाता है, एंटीलीज धारा का पानी आ जाता है, ऊपर से मिसिसिपी मिशोरी नदी गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में, उसका पानी इकट्ठा हो जाता है, तभी ये बड़ी धारा बनती है, बड़ी धारा। और इस बड़ी धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम धारा। ये 40 डिग्री तक बहेगी। जैसे 40 डिग्री उत्तर आ जाएगा, पछुआ पवन के प्रभाव में आके पश्चिम से पूर्व बहना शुरू कर देगी। यह बहती कहां से कहां है? यहां से। ये कौन है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप से, फ्लोरिडा प्रायद्वीप से न्यू फाउंडलैंड, ये जो द्वीप है ये न्यू फाउंडलैंड है, से न्यू फाउंडलैंड द्वीप के मध्य बहती है। यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप से न्यू फाउंडलैंड द्वीप के मध्य बहती है। ये बात भी सही है भी। हाँ,
और खास बताओ कि क्या खास बात रहती है? हाँ, इसके इधर क्या होता है? सारगैसो सागर। इधर तो होता है सारगैसो सागर, मतलब दाईं ओर सारगैसो सागर और बाईं ओर ठंडे जल की दीवार होती है। ये बात भी सही है। यहां जैसे आगे आती है पछुआ पवन चलती है, तो इसका देखो यहां तट के नजदीक होती है, यहां दूर हो जाती है। जैसे पछुआ पवन आएंगी तट से दूर हो जाएगी। ये बात भी सही है। ठीक है, अगली बात पे चले। अगली बात पे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति फ्लोरिडा धारा व एंटीलीज धारा तथा मिसिसिपी मिशोरी के जल के मिलने से होती है। हाँ, मिलने से होती है। इसके बाईं ओर का मतलब इधर बाईं ओर सारगैसो सागर तथा दाईं ओर ठंडे जल की दीवाल पाई जाती है। ठंडे जल की दीवार पाई जाती है। इस ठंडे जल की उपस्थिति के बारे में दो मत प्रचलित हैं। भाई ये ठंडा जल जो है उत्तरी अमेरिका के तट और गल्फ स्ट्रीम के बीच में वो क्यों पाया जाता है? गल्फ स्ट्रीम व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बीच ठंडा जल पाया जाता है। ये बात ही तो मैं बता रहा हूं कि क्यों पाया जाता है। तो एक मत तो ये कहता है यह ठंडा जल सेंट लॉरेंस नदी से आता है। एक कहावत तो ये है कि ये ठंडा जल जो है वो सेंट लॉरेंस नदी का ठंडा जल है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपको पता है इधर सेंट लॉरेंस नदी गिरती है, उसका ठंडा जल। ऐसा भी माना जाता है कि लैब्राडोर का ठंडा जल भी इसके तट के सारे इधर आ जाता है। एक ये भी आपकी इसमें कहावत रहती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सेंट लॉरेंस का ठंडा जल आता है। एक दूसरी बात कह रहे कि पछुआ पवन ऊपरी जल को गल्फ स्ट्रीम की ओर धकेल देती हैं, जिससे नीचे से ठंडा जल बाहर आता है। कहने का मतलब यह है कि ऊपर का पानी गल्फ स्ट्रीम में चला जाता है इधर, और नीचे से ठंडा जल बाहर आ जाता है।
तथा लेब्राडोर दारा का ठंडा जल हेटरस प्रायद्वीप तक आ जाता है। हेटरस प्रायद्वीप तक आ जाता है, ये इसकी खास बात है। ओके, अगली बात पे चले। गल्फ स्ट्रीम की गति, भाई विश्व की सबसे बड़ी धारा है, तो इसकी गति कितनी को होती है? तो आपको याद रखना 72 मील प्रतिदिन। 72 मील प्रतिदिन के आसपास इसकी गति होती है। आपको यह भी बात बता रहनी चाहिए। फिर आपको ध्यान देना है कि गल्फ स्ट्रीम जो तंत्र होता है उसमें कौन कौन सी धारा आती है। जैसे क्यूरोसियो तंत्र होता है, वैसे गल्फ स्ट्रीम तंत्र आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लोरिडा धारा। फिर आपकी आती है गल्फ स्ट्रीम धारा, ठीक है जी। फिर आपकी आती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, एक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो जाता है। और फिर नॉर्वे धारा भी इसी धारा का भाग होती है, नॉर्वे धारा तक आ जाता है। हाँ, आपको यह भी याद रखना है कि इसकी जरूरत नहीं हो तो हम इसको हटा भी सकते हैं। इन 3 से काम चले तो हम इसको हटा भी सकते हैं। भाग इसी का है, लेकिन इसको गल्फ स्ट्रीम यहां जाके पूरा भी हो जाता है, यह भी हम कह सकते हैं। ये बात है। ओके, फिर हम देखेंगे कि ये धारा बहती कहां तक है। तो आपने देखा कि ये जो धारा है वो या न्यू फाउंडलैंड तक भाई, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है यहां तक भाई। तो हम यही बात अब लिखेंगे, गल्फ स्ट्रीम धारा 40 डिग्री उत्तर पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास एक तो आपको याद रखना है कि यहां इसमें 2 धाराएं मिलेंगी। 2 धाराएं कौन कौन सी मिलेंगी? लैब्राडोर धारा व पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है, आपने अभी देखा था बिल्कुल। और जहां पे भी ये कैसी जल धारा है, ये तो ठंडी है, और ये भी कैसी है, ये भी ठंडी है। और आपकी गल्फ स्ट्रीम कैसी जल धारा है, ये गर्म है। और आपको पता है एक तरफ से गर्म और एक तरफ से ठंडी जल धारा मिलेगी तो क्या होगी? 3 चीजें। नंबर 1 तापीय विलोमता, नंबर 1 तापीय विलोमता। नंबर 2 क्या होगा? कोहरा। और नंबर 3 मछली उत्पादन बढ़ेगा। आपको पता रहना चाहिए कि यहीं पे न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक है, जो विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो यही तो है। तो इसीलिए तो यहां मछली उत्पादन ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। हाँ, एक बात और याद रखनी है, ये इसी का भाग है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसी के कारण पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का विकास हुआ है। जलवायु का विकास हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पश्चिमी यूरोप तुल्य का वर्ष भर वर्षा, पाला नहीं जमता, और ये सब इसी जल धारा के कारण हुआ, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। ये इसी जल धारा के कारण हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, अगली धारा पे चले। ओके बेटा,
हाँ, हमारी अगली जल धारा कौन सी है? हमने एक नंबर पे उत्तरी विश्वोत्तरीय धारा, फिर हमने 2 नंबर पे पढ़ी फ्लोरिडा धारा, एंटीलीज धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो हमारे पास 5 नंबर आ गया उत्तरी अटलांटिक परवा। अब बार बार ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है, गल्फ स्ट्रीम 40 डिग्री उत्तर के पास पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से उत्तर पूर्व आगे बढ़ती है, जिसे उत्तरी अटलांटिक परवाह कहते हैं। जिसे उत्तरी अटलांटिक परवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक परवाह। हाँ, इस धारा के कारण यूके या पश्चिमी यूरोप वर्ष भर खुला रहता है। अतः उत्तरी अटलांटिक परवाह एक नंबर पे तो यही करना है, या गल्फ स्ट्रीम को। ऑप्शन में दोनों हो तो नहीं करना है इसको, ये नहीं हो तो ये करना है। गल्फ स्ट्रीम को पश्चिमी यूरोप का कंबल कहते हैं। पश्चिमी यूरोप का कंबल कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक परवाह को कहते हैं। ये आपकी बात थी। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप देखोगे तो यहां आपको पता चलेगा कि ये जो धारा है वो गर्म यहां तक ले आती है। ये थोड़ा सा आपका हमारा जो प्रोजेक्शन है ये अलग प्रकार का है, थोड़ा मैप इसी प्रकार से इसमें ज्यादा बड़ा दिख रखा है। तो ये आप देखोगे तो यहां तक आके इसको क्या रखती है? वर्ष भर खुला रखती है। तो चाहे आप गल्फ स्ट्रीम मान लो, चाहे उत्तरी अटलांटिक परवाह। एक्चुअली तो यहां उत्तरी अटलांटिक परवाह ही है, गल्फ स्ट्रीम तो इसका पीछे का नाम होता है। तो यदि ऑप्शन में आपको उत्तरी अटलांटिक परवाह मिले तो उत्तरी अटलांटिक परवाह ही उत्तर होगा। अच्छा, उसके बाद आपको बताना है नॉर्वे धारा। कुछ नहीं है, बस इतनी याद रखनी, उत्तरी अटलांटिक परवाह का नॉर्वे तट से होते हुए रूस के कोला प्रायद्वीप तक बहने वाला भाग और गर्म जल धारा क्या होगी? गर्म जल धारा। और इसी धारा के कारण रूस का मुर्मंस्क नगर वर्ष भर खुला रहता है। अरे तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप एक बार अपने मैनुअल मैप में देख लो, मैनुअल में ज्यादा चीजें ज्यादा क्लियरली आ जाती हैं। ये आपका अफ्रीका, ये नॉर्वे हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, इधर ये उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, ये हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका आइसलैंड हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया।
अब देखो, सबसे पहली धारा ये उत्तरी विषुवतरेखीय धारा 1 नंबर, इसी का ये अंदर चला गया था ये 2 नंबर, इधर से आ गया था ये 3 नंबर, दोनों मिलके ये बन गए थे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। यहां से ये फिर पछुआ पवनों के प्रभाव में आके यहां चला, और ये आपका यूके, इसका नाम था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और इसी का भाग ये यहां तक आ जाता है, इसका नाम होता है नॉर्वे धारा। और यहां पे एक नगर है मुर्मंस्क। मुर्मंस्क ये आपके रूस का एकमात्र नौसैनिक अड्डा है, और ये नॉर्वे धारा के कारण ही वर्ष भर खुला रहता है, नहीं तो यहां बर्फ जम जाती बिल्कुल। और आपको एक बात का और पता होना चाहिए, यहां से एक धारा और यहां से एक धारा, इस वाली धारा का नाम है लैब्राडोर धारा, क्योंकि ये लैब्राडोर सागर से आती है। और इस वाली धारा का नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ये आपकी कहां से आती है? ग्रीनलैंड के पूर्व से। दोनों की दोनों क्या होंगी? ठंडी, क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो क्यों? इस धारा का एक भाग इधर आ जाता है, इसका नाम होता है इरमिंगर धारा। इरमिंगर धारा, तो ये भी ध्रुव की ओर जा रही है, तो क्या होगी? गर्म होगी। इरमिंगर धारा इसी की एक भाग इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, इसका नाम होता है रेनेल धारा। रेनेल धारा, तो इसी का भाग है रेनेल धारा, ये भी गर्म जल धारा है। बस इतनी सी बात है। क्या मतलब है? कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब हमने नॉर्वे धारा पढ़ दी, क्या पीछे पढ़ दी नॉर्वे धारा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्वे धारा के बाद हम चलेंगे इरमिंगर पे, चले क्या? चलो इरमिंगर लिख देते हैं। इरमिंगर धारा पहले तो आपको रहनी चाहिए गर्म, क्योंकि ज्यादा काम की बात तो यही है कि गर्म एक ठंडी है। ज्यादा काम की बात तो यही है कि गर्म एक ठंडी है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का भाग है, भाग है जो आइसलैंड के पूर्वी तट से बहता है। बस और क्या बताना है, इतनी बात है। फिर आप बताओगे रेनेल धारा। रेनेल धारा आप इसमें सीधा ही लिख दो ना, ऐसे इंग्लिश चैनल में प्रवेश करने वाली गर्म जल धारा। हाँ, ये आपकी इंग्लिश चैनल में प्रवेश करने वाली गर्म जल धारा है। फिर आप आ जाओ लैब्राडोर धारा। क्या बताना है इसको? बताओ लैब्राडोर धारा में क्या बताना है? ग्रीनलैंड व कनाडा के बीच, ग्रीनलैंड व कनाडा के बीच कहां से आती है? बीच बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी से आने वाली ठंडी जल धारा। अच्छा, 10 नंबर होगी आपकी पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा आर्कटिक सागर का जल, आर्कटिक सागर का जल ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से, पूर्वी तट से न्यूफाउंडलैंड तक बहता है। अब आप बताओ पूर्वी ग्रीनलैंड कैसी धारा होगी? ठंडी धारा, ठंडी धारा होगी। फिर आपकी एक और बच गई इधर, ये वाली, इसका नाम क्या होता है? कनारी धारा। कनारी धारा होता है, तो इसको भी लिख देंगे कनारी धारा।
फिर देखो आप नीचे वाली भी अभी एक बार फिर बता देता हूं आपको। एक यहां बच जाएगी प्रति विषुवतरेखीय धारा, फिर ये दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, नीचे मुड़ेगी ब्राजील धारा, इधर से आएगी फोकलैंड धारा, दोनों इधर चलेंगी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और ये वाली बेंगुला धारा, ये आपकी बेंगुला धारा हो जाएगी, ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हो जाएगा, ये ब्राजील धारा हो जाएगी, ये वाली फोकलैंड धारा हो जाएगी, और ये वाली दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। कनारी धारा पे आ गए थे हम। कनारी धारा, कनारी धारा, कनारी धारा, यह हम ये कह सकते हैं यूके के दक्षिण से विषुवत रेखा की ओर बहती है, और बहती है। इसमें जल अपलिफ्टिंग के द्वारा आता है, मतलब नीचे से पानी समुद्र से निकल के आता है, अतः जल ठंडा होता है, वह लवणता कम होती है, वह लवणता कम होती है। ठीक है जी। कनारी, एक बात और बताते हैं, इसके तट पर सहारा मरुस्थल स्थित है, सहारा मरुस्थल स्थित है। ठीक है जी। अब आपकी एक और बच गई, प्रति विषुवतरेखीय धारा, प्रति विषुवतरेखीय धारा तो समझने आ गई, तो अब लिखने की जरूरत ही कहां होती है। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में पश्चिम से पूर्व चलती है, और कैसी है? गर्म। गर्म जल धारा विषुवत रेखा पे चलेगी तो गर्म ही होगी। यह गिन्नी की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो इसे गिन्नी धारा कहते हैं, तो इसे गिन्नी धारा कहते हैं। अब आप एक बार फिर से देख लें, ये है यहां प्रति विषुवतरेखीय धारा यहां आएगी, तो आप देख रहे हो किधर प्रवेश कर गई है? गिन्नी की खाड़ी में। ये आपकी गिन्नी की खाड़ी में प्रवेश कर गई, इसलिए इसको गिन्नी धारा भी कह देते हैं, गिन्नी धारा भी कह देते हैं। एक बात और याद रखना, प्रति विषुवतरेखीय धारा जो भी होगी उसको क्षतिपूर्ति धारा भी कहेंगे। क्षतिपूर्ति क्यों कहेंगे? क्योंकि आप खुद देख लो कि ये दोनों धारा जो पानी इधर ले आई, तो यहां तो कमी हो गई, यहां क्षति हो गई, इस क्षति की पूर्ति करने के लिए धारा इधर आई, तो इसका नाम हो गया क्षतिपूर्ति धारा, इसलिए इसको क्षतिपूर्ति धारा भी कहते हैं। ठीक है, क्षतिपूर्ति धारा भी कह देते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। एक बार दक्षिण का चित्र बना लूं, ज्यादा सही रहेगा। ये 0 डिग्री है, ये आपका अफ्रीका, ओके, और इधर ये आपका दक्षिण अमेरिका, और ये फॉकलैंड। यही तो होता है। अब आपकी पहली धारा किधर से बहेगी? ये वाली दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, ये ब्राजील धारा, ये वाली फॉकलैंड धारा, और ये दोनों धारा इधर चलेंगी, तब क्या हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह।
और ये इधर वाली बेंगुला धारा। या ये क्या होगी? ठंडी। ये क्या होगी? ठंडी। ये क्या होगी? गरम। ये क्या होगी? गरम। ये क्या होगी? ठंडी। देख लो आप, जो भी विषुवत रेखा की ओर जा रही ठंडी, ये भी ठंडी। सर ये ठंडी क्यों? बेटा इसका पानी हमेशा नीचे ही घूमता रहता है महासागरों में, सब महासागरों में नीचे घूमता रहता है, इसलिए ठंडी है, याद रखें। हाँ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। अच्छा, एक बात ध्यान से सुने, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा सबसे पहली कौन सी होगी? नंबर 1 दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अब बार बार क्या लिखना है इस बात को? आप बताओ क्या लिखूं इसको? ये क्यों चलती है? 3 बार तो लिख दिया। गर्म जल धारा इतना याद रख लेना। दूसरी ब्राजील धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा का जल कोरियालिस बल के कारण बाईं ओर मुड़ के ब्राजील के तट पे बहता है, इसलिए ब्राजील धारा कहते हैं। ये बच्चों वाली सी बात है। फोकलैंड धारा कैसी होगी? ठंडी। कहां बहेगी? दक्षिण अटलांटिक में, इतना ही याद रखना है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसी होगी? ठंडी। क्यों बहेगी? पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर। बेंगुला धारा कैसी होगी? ठंडी। क्यों बहेगी? कोरियालिस बल के प्रभाव में आकर। और इसके कारण कालाहारी व नामीबिया मरुस्थल बनेगा। कालाहारी व नामीबिया मरुस्थल बनेगा इस जलधारा के कारण। हाँ, एक आप याद रखें, ये जो पानी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसका नाम होता है गायर। गायर। इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, इसको भी क्या कहते हैं? गायर। ये आपके गायर होते हैं। तो इधर भी 2 गायर बनते, प्रशांत में भी 2 बनते, अटलांटिक में भी 2 गायर बनते। ये आपकी क्या हो गई? धाराएं कंप्लीट। चलो, अरे सर एक बात तो बतानी भूल गए, ये जो धारा होती है फोकलैंड, ये हिमखंड बहाकर लाती है। अच्छा, ये बताने की बात थी क्या? कोई जरूरत नहीं थी। जो भी ध्रुवों की ओर से आएगी वो हिमखंड लाएगी, लेब्राडोर भी लाएगी, पूर्वी ग्रीनलैंड भी धारा ही लाएगी, आईएससीओ भी लाएगी। बात सब सेम रहती, कोई ज्यादा समस्यात्मक है नहीं। आपको लगे तो चाहे लगे, लेकिन ज्यादा समस्याएं नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हिंद महासागर की धाराएं।